वेक्टर अलजेब्रा का ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं। मान के चलिए कोई ये वेक्टर है ए से बी पे, ठीक है। उस वेक्टर से उसके नीचे हमने एक लाइन खींची है पी क्यू, ठीक है। और उस पी क्यू पे हमने उसके इस तरीके से डॉटेड लाइन डाली, ठीक है। अब यहाँ से हमें देखना है ए डैश और बी डैश है, तो ये जो निकल के आएगा वो कितना आएगा हमारा, मतलब किसी वेक्टर ए का उसका कंपोनेंट हमें पी क्यू लाइन पे निकालना है तो वो क्या होगा, ठीक है। जैसे ए बी कॉस थीटा निकल के आएगा तो इसको कैसे हम फाउंड आउट करेंगे, इसको चलिए देखते हैं हम। मान के चलिए कि ए और बी पे एक लाइन है, मतलब एक ए वेक्टर है, ठीक है। इसके बीच में अगर एक लाइन डालते हैं तो वो क्या है, इस लाइन के पैरेलल थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें हाइपोटेन्यूस भी मिल गया है और ये डिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसी से हम क्या निकालेंगे कि एक कॉस की जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या बोल सकते हैं आइडेंटिटीज है, उसका यूज करके हम उसका निकालेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए हमारे पास आधार और कर्ण, ठीक है, दोनों चीज़ हैं, तो हम उसमें कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास होगा आधार होगा ए सी और कर्ण क्या होगा ए बी, ठीक है। हमारे पास होगा बेस अपॉन क्या होगा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ए बी इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर है, ठीक है। अब देखते हैं हम ए सी हमें निकालना है, मतलब ये निकालना हो तो क्या करेंगे हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, ठीक है। तो ए बी कॉस थीटा आ गया, तो ए सी इज इक्वल्स टू ए बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, तो ए कॉस थीटा हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें पता है कि इसको हम नीचे लेके आएंगे तो ये डिस्टेंस ए डैश बी डैश की निकल के आई ना, ए डैश और बी डैश इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, इस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर का कंपोनेंट हमें अलोंग पी क्यू लाइन, जो पी क्यू लाइन है उस पर जो कंपोनेंट निकल के आया है उस वेक्टर का कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो वो क्या निकल के आया पी क्यू पे ए कॉस थीटा निकल के आया। तो इस तरीके से हमें वेक्टर्स का कंपोनेंट निकाला है, ठीक है। अभी देखते हैं नीचे हम कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। मान के चलिए हमने एक क्यूबिक उसमें इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। मान के चलिए ओरिजिन पॉइंट ओ है, ओ से एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की जो कि एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक वाई लाइन इधर को ड्रॉ की हमने जो कि वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड अनदर वन लाइन इज ऊपर की ओर गई है, सो दिस लाइन इज इंडिकेटिंग जेड एक्सिस, ठीक है। जेड एक्सिस को इंडिकेट कर रही है यहाँ पर, तो ठीक है, ये सी हो गया, ये लाइन हो गया, ये बी हो गया, जो कि एक्स वाई और जेड को इंडिकेट कर रहे हैं। मान के चलिए मैंने इतनी ही ए से इधर की ओर खींचा एक लाइन जो कि एम पॉइंट की तरफ जा रही है, ए से एम की तरफ, ठीक है, और जो कि ओ बी के पैरेलल हुई ए एम, ठीक है। ऐसी सेम मैंने ओ ए की पैरेलल एक लाइन यहाँ से खींची जो कि इस पॉइंट से यहाँ तक आ रही है ना। तो जो भी एक्स के बराबर हुई ना, इसकी डिस्टेंस भी सेम ऐसे मैंने इसकी हाइट के बराबर लाइन एक एम से ऊपर की ओर खींची पी पॉइंट पे। लेकिन ये आया कैसे, क्योंकि एक पॉइंट ओ से एक हमारा एक आर वेक्टर है ना, ये आर वेक्टर वो कोई फ्री स्पेस में लाई कर रहा है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जैसे एक पेपर है, इस पेपर में ये लाइन का जो डॉट वाला पॉइंट है जहाँ से हम ये वाला पॉइंट, तो ये हवा में है, ठीक है। अब इसको आप कैसे लोकेट करोगे इस पेपर पे, इसका साइज क्या है कि इस एज से कितने दूर ऊपर है, मतलब एक्स से कितना है, वाई से कितना है, जेड से कितना है। तो इस तरीके से हमें एक पोजीशन वेक्टर मिलता है आर वेक्टर। जैसे अभी इसको हम देखेंगे, जैसे एक्स आई वाई जे और जेड के, तो यहीं से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ओ से पी पे एक कोई वेक्टर लाई कर रहा है पी पॉइंट पे, ठीक है। उसकी जो डायरेक्शन है वो पी पॉइंट पे है ओ से लेके, तो लेकिन ये वेक्टर क्या हुआ आर वेक्टर हुआ। तो इस पोजीशन वेक्टर को हम कैसे यहाँ पर निकालेंगे उसी को हम देखते हैं। ये तो हमने इस तरीके से ड्रॉ किया, इस लाइन से इसको मिलाया। अब मैं देखता हूँ ओरिजिन क्या है पॉइंट, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर ओ पी कोई वेक्टर है जो कि आर वेक्टर के बराबर है, ठीक है। ओ पी आर वेक्टर के बराबर, वेयर ओ इज द ओरिजिन एंड ए इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इज द इनिशियल पॉइंट एंड पी इज द फाइनल पॉइंट। तो ओ हमारा इनिशियल हो गया एंड पी हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, पी एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो एक्स और वाई का, जेड को छोड़ो, देखो एक्स ये आ गया वाई ये आ गया, तो इस दोनों का मिला के एक नीचे की तरफ एक प्लेन बन रहा है। प्लेन मतलब एक इस तरीके से सपाट सतह हमें मिल रही है, उसी सतह के परपेंडिकुलर हमने एक पी एम डिस्टेंस है ना वो ड्रॉ की। तो ये क्या हुआ, ये एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर है पी एम, ठीक है। ऐसे ही एम ए परपेंडिकुलर है
बाय एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, यहाँ पर प्लेन नहीं है, ए एक्सिस है। एक्सिस मतलब एक लाइन होगी, उस लाइन के परपेंडिकुलर। तो एक्स एक्सिस हमारी ए है, तो इसके परपेंडिकुलर या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। तो इसके परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए एम है या फिर एम ए बोल सकते हैं, ठीक है। ये एम बी, जैसे ए एम बी हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक। तो ये बाय लाइन है ना, ये बाय, यहाँ से ये बाय लाइन पर परपेंडिकुलर ढला है ना, ये बी एम या एम बी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, ओपी वेक्टर है। तो ओपी वेक्टर को हमने कैसे दिखाना है, ठीक है, इसको हम देखेंगे अभी। जैसे ओपी हुआ ओ ए, यहाँ से ओ ए एक्स पे हो गया, ए एम, ए एम ये क्या हुआ हमारा ओ बी के बराबर है। ऐसे ही एम पी जो कि हमारा जेड डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो इसको अभी फाइंड आउट करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे देखिए। लेट अस फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी। ओपी के मैग्नीट्यूड्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, इसको देखते हैं। और इसमें अभी देखा था हमने कि कैसे ओ ए एक्स को दिखा रहा है और ओ बी कैसे बाय को दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जेड हमारा किसको दिखाएगा, ओ सी को। ये अब इसी को फाइंड आउट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ठीक है। इन ट्राइंगल ए पी एम, एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर ए पी एम, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से देखेंगे तो एक ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जो कि इस तरीके से है। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर। तो इसमें क्या है, एपी, एपी मतलब हमारा हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस को हमने स्क्वायर किया, और उसकी दो अदर साइड हैं ऐसे पी एम और ए एम का स्क्वायर करके उनको ऐड कर दिया है, जो कि इक्विवेलेंट होंगी। ए एम किसके बराबर है यहाँ पर देखेंगे आप, तो ए एम जे है। इस ए एम किसके, ओ बी के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ओ बी का स्क्वायर लिखा है। पी एम किसके इक्वल है, देखिए यहाँ पर पी एम इज इक्वल्स टू ओ सी। तो हमने यहाँ पर ओ सी का स्क्वायर लिखा है, ताकि हमें वैल्यूज डायरेक्टली मिल जाए। तो हमें ओ बी क्या है यहाँ पर, बाय एक्सिस है, मतलब बाय की डिस्टेंस है, तो बाय का स्क्वायर हो गया। और ओ सी हमारा यहाँ पर क्या है, जेड है, तो जेड का स्क्वायर यहाँ पर हो गया है। तो ए पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर हमें मिल गया। बिकॉज ए एम, इसको हम बोलते हैं, मतलब इसी के सिमिलर है या फिर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने इसको अभी तक के लिए निकाला है। अब आगे देखते हैं हम इसी को किस तरीके से, इसकी और भी डायरेक्शन होगी एक्स वाली, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब, ठीक है। अब हम दूसरा एक ट्राइंगल बनेगा उसको देखेंगे। इसमें मान के चलिए ओ ए, मतलब ओ पी ए, एक ट्राइंगल बनना है ओ पी और ए। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल को ऑब्जर्व करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें भी एक 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस लाइन से। तो इसमें भी वही राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पर। तो ओ पी का स्क्वायर, ये हमारा ओ पी एक वो होगा ना वेक्टर, तो ये कर्ण हुआ यहाँ पर, हाइपोटेनस हुआ, तो इसका स्क्वायर किया ओ पी का इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर। ओ से ए का डिस्टेंस, मतलब एक ए साइड हो गई, ये दूसरी ए पी का स्क्वायर, तो ए हो गया। अब इसमें ओ ए हमें पता है क्या है, ओ ए एक्स हो गया, तो एक्स रखा। और ए पी हमें अभी मिला था, तो ए पी हमने डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दिया। इधर से ओ पी से हमने इसको हटाएंगे स्क्वायर को, तो इस पूरे पे अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो हमें आर वेक्टर मिल गया ओ पी, ठीक है। जो ओ पी यहाँ पर दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ आर वेक्टर का, मॉड्यूलस में रख के, तो हमें ये कुछ इस तरीके से इसका मॉड्यूलस मिला। तो आर वेक्टर क्या मिला था हमें पहले, ओ पी एक्स, ठीक है, एक्स आई बाय जे और जेड के कैप। तो इस तरीके से हमें उसका वेक्टर मिला, और अभी हमने क्या फाइंड आउट किया, उसका मैग्नीट्यूड किया उसी का। तो मैग्नीट्यूड हमेशा मॉडुलस में होता है किसी भी वेक्टर का, तो उसको हमने इस तरीके से निकाला है पोजीशन वेक्टर के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसी में पोजीशन वेक्टर को समझते हैं। देखिए मान के चलिए कोई ओ पॉइंट है, ये जेड डायरेक्शन, ये बाय डायरेक्शन और ये एक्स डायरेक्शन है, और एक ऐसी डायरेक्शन है और इन दोनों एक्सिस से ऊपर किसी बीच में फ्री स्पेस में लाई कर रहा है कोई पॉइंट पी, जो कि एक वेक्टर है ओ पी। एक्स बाई जेड पोजीशन है उसकी, तो पोजीशन वेक्टर हुआ। तो ओ एक्सटेंड टूवर्ड्स पॉइंट पी, मतलब ओ पॉइंट पी की तरफ एक्सटेंड हुआ, बड़ा, दैट इज ओ पी पोजिशन वैक्टर डिनोटेड बाय आर वैक्टर। तो आर वेक्टर का मॉड्यूलस ए हो गया, और आर वेक्टर कुछ इस तरीके से हमने अभी फाइंड आउट किया है। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन। अब पता है हमें यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर को हम उसके मॉड्यूलस से भाग देते हैं, या फिर उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं, तो हमें क्या मिलता है,
मतलब उसका कैप या फिर यूनिट वेक्टर मिलता है। तो हमने इस वेक्टर में इस मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे तो हमें कुछ इस तरीके से ये मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हो गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अब देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखेंगे, मान के चलो कोई पॉइंट पी से कोई पार्टिकल बी पॉइंट पे आ गया मूव करके, तो वो कितना डिस्टेंस मूव किया, कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए वेक्टर्स की सहायता से हम कैसे दिखाएंगे, मान के चलिए एक ओ ओरिजिन है, ठीक है। इस ओरिजिन से कोई पॉइंट पी पे कोई एक वेक्टर है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर है। अब उस पोजीशन वेक्टर से उस वेक्टर ने अपनी पोजीशन चेंज की और वो क्यू पे आ गया है। तब उसकी पोजीशन पहले क्या थी, x1 y1 z1 थी, अभी उसकी x2 y2 z2 हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए इसी को समझते हैं। मान के चलिए हमने इसको r1 वेक्टर मान लिया और जो डिस्प्लेसमेंट आया उसको हमने s1 वेक्टर मान लिया। अब यहाँ से और यहाँ से इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर हम जोड़ के कैसे निकाल रहे थे, वहाँ पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर भी ट्राइंगल बनना है ना। तो इस तरीके से ये वेक्टर को इस तरीके से जोड़ा हमने, तो यहाँ पर ये मिल गया हमें R2 एक अलग वेक्टर जो कि रिजल्टेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को समझते हैं हम यहाँ पर OP, ठीक है। और ये क्या है, R वेक्टर है हमारा, पोजीशन वेक्टर है। तो Q वेक्टर पे पोजीशन क्या होंगी, x2 y2 z2 होगी। तो R2 वेक्टर एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन दो वेक्टर्स का जो अभी हमने देखे थे, एक तो ये वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर, इन दोनों को जोड़ के रिजल्टेंट R2 मिला। तो उसी R2 को हमने यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो OQ क्या हुआ हमारा, R2 वेक्टर, मतलब O से Q की डिस्टेंस होगी जो कि R2 वेक्टर है। हमने क्या किया, इन दो वेक्टर्स को ऐड किया, R1 और S1 को। तो R1 प्लस S1 किया तो हमें R2 यानी रिजल्टेंट तीसरा वेक्टर मिलता है, जैसे हमने वेक्टर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को पढ़ा था। तो इसको हमने इधर उठा के कर दिया तो माइनस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट हो रहा है, अगर R2 में से हम R1 की पोजीशन को घटा रहे हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ये वाली डिस्टेंस है। तो S1 वेक्टर इज इक्वल, सॉरी S वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें इस तरीके से मिल जाएगा।